गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में हम बात करेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन के हम 5 टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं। अगला टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन। जो अगला टाइप है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। इंग्लिश में जो रिलेटिव प्रोनाउन है, द मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन आर कौन कौन से हैं बच्चों, ध्यान से समझना। ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, जो 11th क्लास में आए हैं। देखिए, हु, whom, which, whose और that। ये 5 रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं इंग्लिश में। द मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन है ये, है ना। देखिए, अब रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या हैं, पहले इसको समझते हैं। देखिए, डिटेल्ड वे में तो हम यहाँ पढ़ नहीं रहे, बस हमें केवल टाइप पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि वो प्रोनाउन जो अपने से पहले वाली नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, यानी इनसे पहले जो नाउन लगी होती है ये उनके बारे में बतलाते हैं। सीधी सी बात है, इन प्रोनाउन से पहले एक नाउन मिलेगी आपको, वो उसको मॉडिफाई करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। और इन रिलेटिव प्रोनाउन से जो एक क्लोज बनती है, जो एक उपवाक्य बनता है, वो रिलेटिव क्लोज कहलाती है। क्या कहलाती है? रिलेटिव क्लोज। जैसे मैं आपको समझाऊंगा, थोड़े छोटी क्लास के बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उनके लिए थोड़ा नया होगा बिल्कुल। देखिए, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, आपको तो ये समझना है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। देखिए, अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ आपके सामने, आप ध्यान से समझना। आई नो द मैन हु हेल्प मी। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ, हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी मदद की। अब हु यहाँ प्रोनाउन है रिलेटिव, जिसने मेरी मदद की। हु यहाँ क्या है? प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और समझने वाली बात यह है कि हु का जो यूज हुआ है, मैंने बताया था कि इन सब से पहले एक नाउन होती है, ये उसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं, उसी नाउन के बारे में बतलाते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब उसके बारे में बतलाते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो हु का प्रयोग यहाँ आदमी के लिए हुआ है। इंग्लिश की भाषा में इसको एंटेसिडेंट बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं पूर्वगामी संज्ञा। इंग्लिश की भाषा में इसको क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। यानी जो इन रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन होती है, वो एंटीसीडेंट कहलाती है, और उसी नाउन को ये रिलेटिव प्रोनाउन मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ हु का यूज किसके लिए हुआ है? द मैन के लिए। मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने मेरी मदद की। तो जिसने, किसने? उस आदमी ने। तो हु का प्रयोग किसके लिए हुआ है? द मैन के लिए। तो हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। और देखिए एग्जाम्पल, लिखो। देखो, जैसे द बुक विच I bought
yesterday, the book which I bought yesterday is very interesting. अब देखिए ध्यान से समझना, अब इसमें रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा यूज हुआ है? विच। अब ये विच है जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। छोटी क्लास के बच्चों को, अगर 6 क्लास के, 7th 8th के, 9th के बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उनके लिए बस इतना ही समझना है ना, क्योंकि उनके ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, फिर उनके लेवल से ऊपर चला जाएगा, है ना। उनको बस इतना समझना है कि 5 रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं और ये उनके लिए यूज़ होते हैं जो इनसे पहले नाउन होती है। अब विच यहाँ किसके लिए यूज़ हुआ है? आप ये देखिए, विच यूज़ हुआ है बुक के लिए, ये बुक के लिए। देखिए आप हिंदी मीनिंग देखिए, द बुक विच आई बॉट यस्टरडे, बुक जो मैंने कल खरीदी। बुक जो, तो जो किसके लिए लगा है? बुक के लिए। बुक जो मैंने कल खरीदी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बुक जो मैंने कल खरीदी, तो विच किसके लिए लगा है? बुक के लिए। और मैंने आपको बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन होगा वो इंग्लिश में एंटेसिडेंट कहलाता है। तो बुक को आप क्या कहोगे? एंटेसिडेंट। और जो थोड़ी बड़ी क्लासेस हैं, जो सीनियर क्लासेस हैं, उन बच्चों के लिए एक और चीज़ है समझने के लिए, विच आई बॉट यस्टरडे, ये पूरा का पूरा जो वाक्य है ये इंग्लिश में क्लोज कहलाएगा, रिलेटिव क्लोज। जैसे हु हेल्प मी, ये भी रिलेटिव क्लोज कहलाएगा। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन से जो एक वाक्य बन रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन से जो वाक्य बन रहा है वो रिलेटिव क्लोज कहलाएगा। ये थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आपके लिए। तो ये एंटेसिडेंट हो गया। और देखिए एग्जाम्पल, है ना, देखिए एक और एग्जाम्पल, दिस इज द स्टैच्यू डेट हैज बीन स्टॉलन, दिस इज द स्टैच्यू। अब डेट रिलेटिव प्रोनाउन है और डेट किसके लिए लगा है? स्टैच्यू के लिए, मूर्ति के लिए। यह वह मूर्ति है जो चुराई गई है, तो यह वह मूर्ति है जो, डेट का मतलब जो चुराई गई है, तो जो किसके लिए लगा है? स्टैच्यू के लिए। तो ये क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। और स्टैच्यू क्या हो गया? आपको पता है, जैसे कि क्या कहते हैं उसको, नाउन को? एंटेसिडेंट। क्या कहते हैं? एंटेसिडेंट। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये 5 जो रिलेटिव प्रोनाउन हैं, कौन कौन से? हु है, हुम है, विच है, हुज है, डेट है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन थोड़ी सी जानकारी और आपको होनी चाहिए। देखिए एक बेसिक सी जानकारी और मैं आपको दे रहा हूँ, ये ध्यान से सुनना। हु का यूज़ होता है व्यक्ति के लिए, पर्सन के लिए। होम का यूज भी व्यक्ति, पर्सन के लिए होता है। हल्की सी जानकारी दे रहा हूँ, डिटेल्ड में नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हम पर्टिकुलर ये टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। हुज का प्रयोग संबंध बताने के लिए होता है, संबंध, पजेशन। जैसे एक एग्जांपल हुज का बता देता हूँ, पजेशन के लिए होता है। जैसे मैं कहूँ माय ब्रदर, ये देखिए, आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ, हुज सन, जिसका बेटा, इज स्टडिंग, पढ़ रहा है, अध्ययन कर रहा है, इन द यूएसए, यूएसए में। आई नो द मैन हुज सन, तो जिसका बेटा, देखिए संबंध बता रहा है, जिसका बेटा, और हुज किसके लिए लगा है? आदमी के लिए। जिसका बेटा, किसका बेटा? आदमी का बेटा। तो ये संबंध बताता है, हुज सन, जिसका बेटा। हिंदी में मीनिंग होता है जिससे, जिसका या जिसकी। विच लगता है
जानवरों के लिए और निर्जीव वस्तुओं के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए, थिंग्स मतलब एनिमल्स एंड थिंग्स। और डेट सभी के लिए लगता है, डेट पर्सन, एनिमल और थिंग, सब के लिए लगता है। ये बेसिक सी जानकारी है इनके बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रोनाउन की। अगला प्रोनाउन पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। एक साथ पढ़ते हैं दोनों को। देखिए, समझने की बात है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और एम्फेटिक प्रोनाउन है वो दिखने में एक जैसे होते हैं, इनका जो फॉर्म है वो सेम है, दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन यूजेज इनके डिफरेंट हैं, दिखने में एक जैसे हैं। दोनों प्रोनाउन सेल्फ या सेल्व्स लगा करके बनाए जाते हैं। ध्यान से सुनना, क्या लगता है, या तो सेल्फ लगता है या क्या लगता है, सेल्व्स लगता है। सिंगुलर में आप लगाओगे सेल्फ और प्लूरल में लगाओगे आप सेल्व्स। देखिए, जैसे आई, हमने प्रोनाउन पढ़े पर्सनल, वी, यू, ही, शी, इट और दे। समझिए आप ढंग से। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, आई का जो पजेसिव फॉर्म है माय, इसमें लगेगा सेल्फ, माय सेल्फ। ये प्लूरल है तो आर सेल्व्स। बस आपको ये सीखना है, माई सेल्फ, आप सेल्व्स, यू का योर सेल्फ, और ये प्लूरल भी होता है इसलिए योर सेल्व्स। बहुवचन में सेल्व्स लगता है, सेल्फ लगता है एक वचन में और सेल्व्स लगता है बहुवचन में। तो यू सिंगुलर भी है, यू प्लूरल भी है। यू एक वचन के लिए भी यूज होता है, बहुवचन के लिए भी यूज होता है, इसलिए मैंने दोनों लिखे हैं। ही का रिफ्लेक्सिव होता है हिम सेल्फ, शी का होता है हर सेल्फ, इट का होता है इट सेल्फ और दे का होता है देम सेल्व्स। तो बस आपको ये सीखना है कि ये जो प्रोनाउन है जो मैंने बॉक्सेस में बंद कर दिए, ये कौन से हैं, ये हैं रिफ्लेक्सिव। और आपको पता है ये वाले आप पढ़ चुके हो, ये पर्सनल हैं, तो मैंने पर्सनल से रिफ्लेक्सिव बनाए हैं। पर्सनल से क्या बनाए हैं, रिफ्लेक्सिव। एम्फेटिक भी सेम ऐसे ही होते हैं, दिखने में बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ या योर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्व्स। ये प्लूरल है इसलिए सेल्व्स। तो ये एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं। तो दोनों की फॉर्म सेम है, फॉर्म्स आर सेम। जो फॉर्म्स हैं वो क्या हैं, सेम हैं, एक जैसी हैं, लेकिन इनका यूज़ है वो डिफरेंट है। अब यूज़ बाकी देखो, वो आपको क्या है कि एक सेंटेंस देगा। देखो, मैं थोड़ा आपको एक एडवांस लेवल पर बता रहा हूँ। बाकी एक सेंटेंस आएगा, जैसे सेंटेंस आया ये कि जॉन सॉ हिमसेल्फ इन द मिरर। जॉन ने अपने आप को
दर्पण में देखा। अब हिमसेल्फ के नीचे अंडरलाइन आई। अब आपसे उसने पूछा कि हिमसेल्फ क्या है, जैसे जॉन के नीचे अंडरलाइन आई तो आप बता दोगे जॉन क्या है, नाउन है। आप जानते हो नाम नाउन होती है। मिरर वस्तु है, ये भी नाउन है। जॉन भी नाउन है, मिरर भी नाउन है। हिमसेल्फ आप जानते हो क्या है, प्रोनाउन है। वो आपसे प्रकार नहीं पूछेगा। 9th स्टैंडर्ड में और 11th स्टैंडर्ड में वो आपसे प्रकार नहीं पूछता है, सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच पूछता है कि नाउन है, प्रोनाउन है। तो आपने बता दिया कि हिमसेल्फ क्या है, प्रोनाउन, डेट्स ऑल। बस बात यहीं क्लियर हो गई। लेकिन हमारे मन में क्लियर नहीं हुई सबसे पहले कि हिमसेल्फ आप जानते हो कि ऐसे सेल्फ या सेल्व्स वाले प्रोनाउन होंगे वो या तो रिफ्लेक्सिव होंगे या वो इम्फेटिक होंगे। आप जानते हो इस बात को। तो आपने ये भी आइडिया लगा लिया या कि ये रिफ्लेक्सिव है या फिर क्या है, इम्फेटिक है, दो में से कोई एक है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि है कौन सा, क्योंकि दोनों की शक्ल एक जैसी है, दोनों का फॉर्म एक जैसा है। अब मैं यहाँ कह सकता हूँ कि हिमसेल्फ यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है, रिफ्लेक्सिव। तो मैं आपको एक हल्का सा हिंट देता हूँ डिफरेंस पता लगाने के लिए, ठीक है। देखिए 9th क्लास के बच्चों के लिए तो बस इतना ही था कि छोटी क्लासेस के लिए मतलब कि कैसे बनते हैं ये। अब थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द डूअर। जो सब्जेक्ट का एक्शन होता है यानी जो कर्ता होता है, उसका जो कार्य होता है वो वापस करने वाले के ऊपर, डूअर के ऊपर, कहने का मतलब सब्जेक्ट के ऊपर ही, वापस सब्जेक्ट के ऊपर ही क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। यानी सब्जेक्ट ने जो काम किया वो वापस सब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट होगा, वापस कर्ता को ही प्रभावित करता है। वो कर्ता ने जो काम किया है वो कर्ता को ही प्रभावित करता है। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा, मैं आपको समझाऊंगा। इम्फेटिक सिर्फ जोर देने के लिए काम आता है, एम्फेसाइज करने के काम आता है। जोर देते हो आप, जैसे मैं कहूँ मैंने खुद ने ही ये किया, तो मैं आई माई सेल्फ, तो मैं अपने आप पे जोर दे रहा हूँ। उसने खुद ने ही, स्वयं ने ही यह पेड़ काटा। जैसे मैं कहूँ मैंने स्वयं ने ही ये पेड़ काटा, तो मैं जोर दे रहा हूँ मैंने स्वयं ने ही। ये इम्फेसाइज करने के, जोर देने के काम आ रहा है, तो ये इम्फेटिक हो गया। एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। जैसे देखिए एग्जाम्पल लिखता हूँ इसका मैं, आई कट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को काटा। अब इसका जो एक्शन है काटने, इसका प्रभाव वापस इसी के ऊपर पड़ रहा है, यानी ये दोनों एक ही हैं, है ना। जॉन अपने आप के ऊपर हंसा, तो खुद का प्रभाव खुद के ऊपर पड़ रहा है। जॉन लाफ्ड, LAUGHED, एट हिमसेल्फ। जॉन के लिए हिमसेल्फ लगाएंगे तो ये वापस इसी पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो माई सेल्फ, हिमसेल्फ, ये क्या है, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब एक और एग्जांपल देखिए। अब मैं लिखूं आई माई सेल्फ, अब यहीं लगाना पड़ेगा, जिस पर जोर दे रहा हूं उसके बाद ही। आई माई सेल्फ कट द केक, मैंने खुद ने ही केक काटा। जॉन हिमसेल्फ, जॉन स्वयं ने ही या जॉन ने खुद ने ही कट द केक, केक काटा। अब जिस पर जोर दिया जा रहा है उसके तुरंत बाद लगाया जा रहा है। अगर आपको ये थोड़ा डिफ़िकल्ट वे है समझने का, है ना, मतलब सीनियर बच्चों को भी समझ में नहीं आता। अब मैं आपको एक और ट्रिक बता रहा हूँ, वो बहुत ईजी है रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक को समझने की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को वाक्य में से हटा देने पर वाक्य का मीनिंग बिगड़ जाता है। वाक्य का मीनिंग बिगड़ जाएगा, वाक्य सही नहीं रहेगा, वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटा दोगे तो। दोबारा समझिए मैंने क्या बोला है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अगर आप वाक्य में से हटा दोगे, अभी मैं हटा के बताऊंगा, तो मीनिंग बिगड़ जाएगा, मीनिंग पर फर्क पड़ेगा, वाक्य के मीनिंग पर, वाक्य के अर्थ पर।
जबकि इम्फेटिक प्रोनाउन में आप प्रोनाउन को हटा दोगे तो वाक्य के मीनिंग पर फर्क नहीं पड़ेगा, वाक्य फिर भी खड़ा रहेगा, वाक्य फिर भी अपनी जगह एज इट इज रहेगा, वाक्य के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा अगर आप इम्फेटिक को हटा देते हो तो। जैसे देखिए, अब मैं आपको एग्जाम्पल से प्रूव करके बताता हूँ। ये दो एग्जाम्पल लिखे मैंने से इसमें से माई सेल्फ हटा दिया तो आई कट, मैंने काटा। अब ये सेंटेंस मीनिंग ही नहीं दे रहा, गलत हो गया। जॉन लाफ्ट एट, ये मीनिंग ही नहीं दे रहा, गलत हो गया। जॉन हंसा एट, अशुद्ध लग रहे हैं दोनों वाक्य। अब इन दोनों में से आप इनको हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई कट द केक, मैंने केक काटा, क्योंकि आप सिर्फ जोर देने के लिए लगा रहे हो। जॉन कट द केक, जॉन ने केक काटा, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन रिफ्लेक्सिव में इन दोनों को हटाने पर वाक्य का मीनिंग बिगड़ जाएगा, वाक्य का मीनिंग है जो डगमगा जाएगा। लेकिन इम्फेटिक में ऐसा नहीं होता, आप हटा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस यही है, आप ये समझिए। इम्फेटिक सिर्फ जोर देने के काम आता है, आप हटा भी लीजिए वाक्य में से उसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये हटने से वाक्य का मीनिंग गड़बड़ा जाएगा, है ना। और एक और ट्रिक हल्की सी, रिफ्लेक्सिव में रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है वो एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है। अब देखिए, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ, ये भी ऑब्जेक्ट है यहाँ, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आप देखोगे और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो और समझ में आएगा, ठीक है। अब शॉर्टकट में मैं आपको दो प्रोनाउन हो रहे हैं वो समझा देता हूँ। एक है इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं ये। हु है, विच है, हुम है, क्वेश्चन पूछने के काम आएंगे, ध्यान रखना। क्वेश्चन मार्क होगा पीछे, हु है, विच है ना, व्हाट है, ये सब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। एक है डिस्ट्रीब्यूटिव, ये हैं ईच है, इधर है, निदर है, ये कौन से हैं? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ना। अब एक बात और ध्यान रखना, थोड़ी सी आपको बारीकी वाली बात बताता हूँ। कुछ प्रोनाउन के नाम और डिटरमिनर के नाम सेम है, ध्यान से समझना। कुछ डिटरमिनर्स और प्रोनाउंस के नाम सेम हैं, तो आप कैसे पता लगाओगे कि वो डिटरमिनर है या वो क्या है, प्रोनाउन है? ध्यान से सुनना, अगर वो अकेला है, अकेला, तो वो प्रोनाउन है, ध्यान से सुनना। और यदि उसके बाद नाउन आ रही है तो वो डिटरमिनर है। बस ये सीधा सा फंडा है। नाउन के साथ है तो वो क्या है? डिटरमिनर है। थोड़ा बैक में जाइए और याद कीजिए, है ना। मैं आपको बता देता हूं कि हमने डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ा। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर भी होते हैं। डिटरमिनर का भी प्रकार है, 4 होते हैं इंग्लिश में, बताया। आप देखना पीछे बैक करके, दिस, दैट, दीज, दोज, ये प्रोनाउन भी होते हैं और ये डिटरमिनर भी हैं। तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये डिटरमिनर है, प्रोनाउन है? जैसे ये एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। अब दिस के नीचे अंडरलाइन और यहां दिस के नीचे अंडरलाइन, तो ये दिस प्रोनाउन है या डिटरमिनर है? अगर मैंने बोला अकेला है तो प्रोनाउन है, और डिटरमिनर तो हमेशा नाउन के लिए ही यूज होगा, नाउन के साथ आएगा, तो वो डिटरमिनर है। अब देखिए, दिस के बाद नाउन है क्या? नहीं, इज नाउन नहीं होती, तो ये प्रोनाउन है।
और दिस के बाद यहाँ क्या आ रही है, बुक, तो ये क्या हो गया, डिटरमिनर। ये सीधी सी बात है डिटरमिनर में और प्रोनाउन में अंतर पहचानने की। डिटरमिनर हमेशा नाउन के साथ आते हैं क्योंकि वो नाउन के लिए यूज़ होता है। बस इसी के साथ हमारा प्रोनाउन का टॉपिक समाप्त होता है। अगले वीडियो में बात करेंगे वर्ब के बारे में। थैंक यू।